हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एस्टेट लेवल फर्स्ट साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो कि 3 तारीख को आयोजित किया गया था। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। प्राथमिक पुनर्बलन जो कि हमारी भूख, प्यास, काम, इन चीज़ों से रिलेट होती है, तो इसमें जो प्रशंसा है वो नहीं होगा और बहुत अच्छा कहना ये भी नहीं होगा क्योंकि ये द्वितीयक पुनर्बलन के रूप में होते हैं। लेकिन जो बिस्किट है वो भूख को शांत करने के रूप में काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये बिस्किट। तो इसमें हम राइट जो बिस्किट है उसके ऊपर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। स्केप फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। स्केप फोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? ये वाइगोत्स्की के द्वारा स्केप फोल्डिंग की संकल्पना वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो इसमें हम मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र की बात करें तो हम उसकी बात कहाँ पे करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? ऑटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है ऑटिज्म, इसकी सर्वप्रथम व्याख्या ऑटिज्म की पहली बात स्किनर ने भी की है, लेकिन सर्वप्रथम की बात करें तो वो केनर ने की है। केनर इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करें डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का आपका ये सारी चीज़ें अधिगम असमता का है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिगम असमता। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? पुनर्बलन की जो सबसे ज़्यादा प्रभावी अनुसूची है वो कौन सी है? चर अनुपात, यानी वेरिएबल जो रेशियो है वो इसका राइट आंसर है चर अनुपात। नेक्स्ट हम बात करें, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली से लटकाया, यानी टेबुला रासा। टेबुला रासा किसने बोला है? जॉन लॉक ने इसको टेबुला रासा बोला है। आगे बात करें तो आपका निम्न कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है? मुक्त शास्त्रीय है, शब्द शास्त्रीय है और स्वपन विश्लेषण, ये तीनों व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि है, लेकिन साक्षात्कार इसकी मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। सुल्तान पर किया गया कोलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो ये बात करता है आपकी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी इनसाइडफुल जो थ्योरी लर्निंग है उसके बारे में बात किया जाता है। आगे बात करें, अल्बर्ट बांडुरा जाने जाते हैं। अल्बर्ट बांडुरा आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अनुसंधान किया था सामाजिक अधिगम पे, तो राइट आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसमें हम मुखावस्था होती है, गुदावस्था होती है, गुप्तावस्था भी होती है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होती क्योंकि ये प्याजी की अवस्था है। और इसमें ओरल, एनाल, लेटेंसी, फैलेंसी भी होती है, ये सारी इसके अंदर रहती है। नेक्स्ट हम बात करें, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन किस सीमा की ओर करता है? तो ये चीज़ें होती है आपकी एनिमिज्म में। एनिमिज्म में जिसमें आप निर्जीव चीज़ों को सजीव चीज़ों के रूप में देखते हो। ब्रॉन फेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण किसके हैं? ये आपके हो गए सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? संलीनता युक्त यानी ऑटिज्म, तो ऑटिज्म के लिए आप राइट आंसर रहेगा आपका पैक्स, ये आपका राइट आंसर है। ब्रेल और जो टेलर फ्रेम है वो इससे संबंधित नहीं होती है। आगे बात करें, एक बालिका की उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? तो बालिका का पिता के प्रति जो आकर्षण है उसको इलेक्ट्रा ग्रंथि बोला है फ्राइड ने, और जो बालक का अपनी माता के प्रति जो आकर्षण है उसको ओडिपस ग्रंथि बोला है। निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो हम उसके लिए शाबाश बोलते हैं, हाँ सही है। तो इस तरीके की जो चीज़ें बोली जाती है वो एक प्रकार से हम उसको प्रॉम्प्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, प्रॉम्प्ट। आगे बढ़े, मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग आपके अल्बर्ट बांडुरा के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर है ये आधारित रहेगी। शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? शेपिंग की संकल्पना दी गई है स्किनर के द्वारा।
तो इसमें शेपिंग की जो संकल्पना है स्किनर के द्वारा बोला गया। शेपिंग क्या चीज़ है? शेपिंग जो बच्चे के व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन के लिए आप जो पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग करते हैं वो क्या होती है? वो शेपिंग कहलाती है, वो चीज़ शेपिंग होती है। आगे हम बात बढ़े, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण, नए स्कीमा के जो निर्माण करते हैं उसको क्या बोलता है? उसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं, समंजन। और अगर आप पुराने में ही कर लेते हो तो उस चीज़ को बोलते हैं आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत जैसे मोस्टली जो बड़ा जो सिद्धांत दिया वो कोलबर्ग ने दिया, लेकिन पहले जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? वो पियाजे ने दिया। पियाजे ने लगभग 1932 के आसपास इसको दिया था, लेकिन कोलबर्ग है उसका 1968 या 1969 के आसपास से कोलबर्ग ने दिया था, और गिलिगन है वो कोलबर्ग का एक शिष्य है। आगे बढ़े, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का ये स्थानांतरण कौन सा होगा? ये नकारात्मक होगा। अगर सहायता करता है तो सकारात्मक होता है, और ये बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नकारात्मक होगा। अगर कुछ नहीं करता है तो वो शून्य होता है। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, तो पियाजे ने उसको क्या कहा है? पियाजे ने, ये इजी सा क्वेश्चन है, जो केंद्रीकरण होता है यानी सेंट्रेशन होता है उस चीज़ को बोला जाता है। यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। ये निहितार्थ आपका सीधा सीधा है अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, यानी अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव भी होता है। शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार नहीं है? शेल्डन ने जो प्रकार दिया एंडोमॉर्फी, मेजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, लेकिन उसमें एस्थोमॉर्फी का कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूहन यानी ग्रुपिंग, तो ये चीज़ें होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान किया जाता है इनका। और कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और आपका रीमोटिवेशन भी होता है, पुनर्बलन भी दिया जाता है, लेकिन ये जो तैयारी है उसका कहीं पे उल्लेख है, इसमें नहीं किया गया है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, यानी जो वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हम कहाँ पे करते हैं? आरंभिक संवेदी गामक अवस्था में। मेयर और सेलेवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि की संपत्ति में शामिल नहीं है? समझ है, प्रत्यक्षण है, प्रबंधन है, लेकिन रचना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मैनेजमेंट, बट कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? 3 अवस्थाएं होती हैं, इनेक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक, यानी क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक, लेकिन एक्रिलियन का उल्लेख कहीं पे नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर लेता है तो उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? उसकी ऊपरी सीमा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल रिस्पॉन्स, समीप विकास का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।